Hello, good morning, student. Welcome to all of you in my YouTube channel. आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम जलवायु नामक अध्याय का अगला खंड स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो खंड पूरे कर दिए हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप वहां पर जाकर के इस अगले पिछले जो खंड थे उनका पूरा अध्ययन कर सकते हैं। आज हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे जो भारतीय जलवायु में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाला मानसून है उसको प्रभावित करता है। अर्थात मानसून के आगमन और मानसून का विवर्तन के लिए उत्तरदायी प्रमुख जलवायुई कारक या वायुमंडलीय कारक हम आज जानेंगे। कौन से वो फैक्टर हैं जिसके कारण भारत में मानसून का आगमन होता है और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो भारत में मानसून की निवर्तन का या वापसी का कारण बनता है। तो सबसे पहले उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जानने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में पहला जो बिंदु आपको समझना है वह समझना है वायु दाब को। आखिर वायु दाब क्या होता है और वायु दाब का पवन तंत्र पर, पवन के संचालन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले वायु दाब को समझते हैं। वायु दाब को समझने से पहले हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि वायु दाब और तापमान का विपरीत संबंध होता है। धरातल पर ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा कम या अधिक मिलती है। जब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा कम या अधिक होगी तो धरातल के अलग अलग स्थानों पर तापमान में भी अंतर आएगा। यानी धरातल पर कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पर तापमान अधिक होता है और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर तापमान अधिक होता है। तो इस दृष्टि से देखें तो तापमान में धरातल, पूरी पृथ्वी की धरातल पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तापमान दो स्थानों का या तो कहीं ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, अर्थात तुलनात्मक रूप से। जैसे ये कोई ए स्थान है और इस ए स्थान पे 24 डिग्री का टेम्परेचर है, 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, जबकि इस स्थान पर 23 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए स्थान है, ए स्थान की तुलना में सी स्थान पर तापमान कम पाया जाता है। जब यहाँ पर तुलनात्मक रूप से दो स्थानों में तापमान कम पाया जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ अधिक तापमान होने के कारण यहाँ का वायु भार कम होता है और यहाँ तापमान कम होने के कारण यहाँ का वायु भार अधिक होता है। अर्थात जहाँ तापमान ज्यादा है वहाँ वायु के भार में कमी आती है और जहाँ तापमान कम है वहाँ वायु का भार अधिक होता है। तो इस प्रकार हमने समझ लिया कि वायु दाब में और तापमान में इनवर्स रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है। यदि हमने तापमान और वायु दाब की स्थिति को समझ लिया है तो अब हम वायु परिसंचरण तंत्र को समझ पाने में सक्षम होंगे। यहाँ पर ए, बी, सी और डी 4 स्थानों को हमने दर्शाया है। यहाँ पर बी स्थान पर हम पहले अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। बी स्थान पर 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण लगातार यहाँ पर जो वायु है वो गर्म हो रही है। जिस स्थान पर तापमान अधिक होगा तो वहां के उस स्थान के आसपास की वायु गर्म होती है और गर्म होने के कारण वायु हल्की हो जाती है।
गर्म होने के कारण वायु हल्की हो जाती है और वायु हल्की होने के कारण वायुमंडल की ऊपरी परतों पर चली जाती है। इस प्रकार जब वायु हल्की होती है तो धीरे धीरे वायु बी स्थान से उठ करके यानी हल्की होकर के ऊपर वायुमंडल की ऊपरी परत क्षोभ सीमा तक, वायुमंडल की जो परत है क्षोभ मंडल की सीमा तक ऊपर उठती रहती है और ऊपर उठने के कारण इसके तापमान में धीरे धीरे कमी आ जाती है। यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था और ये जब वायु उठी तो इसके तापमान में कमी आती है और तापमान में कमी इस कारण आती है क्योंकि वायु धीरे धीरे उठ करके अपने स्थान से फैलती जाती है और इसी कारण यहाँ पर जब वायु इस बिंदु पर सी पॉइंट पर पहुंच जाती है तो यहाँ पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि वह अब सी पॉइंट से ऊपर नहीं जा पाती और अपना डायरेक्शन चेंज करके पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है। अब यही वायु पश्चिम दिशा की ओर मुड़ करके क्षोभ सीमा के समानांतर आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते अपने साथ यह, क्योंकि यह अपने नेचर में ठंडी है, इस कारण इसकी जो यह वायु धारा ठंडी होने के कारण धीरे धीरे इतनी भारी होने लगती है कि उससे आगे फिर डी पॉइंट से आगे यह जा नहीं पाती, यानी यहाँ पर आते आते यह बहुत भारी हो जाती है और फिर भारी होने के कारण यह डी पॉइंट से नीचे की तरफ आ जाती है, अर्थात क्षोभ सीमा से फिर धरातल की ओर नीचे की तरफ आ जाती है और नीचे की तरफ आकर के यहाँ पर ए पॉइंट पर गिरने लगती है, ए पॉइंट पर फैल जाती है। जब यहाँ पर ये वायु नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ पर क्योंकि ये भारी है और भारी होने के कारण इस वायु का जो वायु भार है वह अधिक होता है, वायु भार अधिक, और वायु भार अधिक होने के कारण क्योंकि यहाँ पर निम्न वायु भार का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अधिक है तो इसकी तुलना में यहाँ वायु भार कम है, तो ये वायु जो यहाँ पर ए पॉइंट था यहाँ से बढ़ करके बी पॉइंट पर आ जाती है। इस प्रकार हमने देख लिया कि इस वायु तंत्र ने एक पूरा कोर्स बना दिया है, पूरा एक तंत्र बना दिया है। अब हमें यह जानना है कि कौन से तंत्र में, इस तंत्र में कौन सी ऐसी वायु है जिसे हम पवन कहते हैं, कौन सी ऐसी वायु है जो अलग अलग नामों से जानी जाती है। सबसे पहले हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हम जानते हैं कि ये धरातल का एक छोर है, इस धरातल के इस छोर पे अधिक वायु भार है, इस धरातल के इस छोर पे निम्न वायु भार है, अतः अधिक वायु भार से निम्न वायु भार की तरफ क्षैतिज रूप से धरातल के समानांतर चलने वाली जो वायु है उसे पवन कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी वायु जो गर्म होकर के संवहनीय तरंगों के रूप में ऊपर उठती है, इसे हम संवहनीय वायु भी कहते हैं, संवहनीय वायु। और ऐसी वायु जो सी पॉइंट से डी पॉइंट तक आप देख रहे होंगे, जो क्षोभ सीमा के अंतर्गत पश्चिम दिशा की ओर तीव्र गति के साथ बहती है, ऐसी वायु की संकीर्ण पेटी को हम जेट धारा कहते हैं। और जब यह जेट धारा भारी होकर के नीचे धरातल की ओर इस प्रकार से धरातल की ओर नीचे आती है तो यह जेट धारा अब हम वायु राशि के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार हमने ये समझ लिया है कि वायु परिसंचरण तंत्र भी एक पूर्ण चक्र में चलता है और ये चक्र, इस चक्र में चलने के कारण पूरे पृथ्वी पर यह वायु परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। और यही वायु परिसंचरण तंत्र या यही वायुदाब की भिन्नताएं भारतीय मानसून को भी उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप जरूर
इस टॉपिक को आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।